नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज शनिवार से आपको संस्कृत की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसी संस्कृत क्लास को अपन आज से शुरू कर रहे हैं। रीट जो 23 और 24 जुलाई को लगेगी, उसमें 80 से 90% विद्यार्थियों के पास संस्कृत विषय का लैंग्वेज के रूप में वो चयन कर लेते हैं, लेकिन 80% विद्यार्थियों के साथ ये समस्या होती है कि संस्कृत उनकी केवल 10वीं तक ही पढ़ी हुई होती है, जिससे उनको संस्कृत में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज से अपन जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को आप देखना बिल्कुल भी न भूलें। केवल क्लास के जो आपको बताए जाएंगे उनका मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएं, पहले उसको समझें और फिर आप अपनी जो भी नोटबुक है उसके अंदर लिखते रहिए। संस्कृत में ज्यादा श्लोकों की सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतने सरल ढंग से सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपका रीड के अंदर एक भी प्रश्न गलत न हो, इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा। किताब वगैरह के अंदर बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो जिनकी 10वीं तक ही संस्कृत पढ़ी हुई है वो संस्कृत सूत्र को पकड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको इतनी सरल भाषा में संस्कृत सिखाई जाएगी कि आप भी कहेंगे कि वास्तव में सर के द्वारा पढ़ाया गया जो हमारे रीड में बहुत ही अधिक काम आया और उसी से हमारे को संस्कृत में बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त हुए। तो अपन चालू करते हैं। संस्कृत अपना एक शब्द है। चालू करने से पहले आप इस अपना जो YouTube चैनल है उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करें। संस्कृत की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन अपना ये बनता है कि अपना जो संस्कृत शब्द है वो कैसे बना, संस्कृत शब्द ही कैसे बना। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सही बताओ कौन सा है, कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, क्या इसमें मूल शब्द है, ऐसा संस्कृत में पूछा जाता है। तो अपना देखो संस्कृत में सम अपना पहला क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद में इसमें क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। क्री का अर्थ होता है करना। क्री का अर्थ क्या होता है? करना। और लास्ट में इसमें एक प्रत्यय है जिसका नाम है कट प्रत्यय। संस्कृत में एक नियम होता है, मैं आपको सूत्रों में ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि सूत्र जब अपन सेकंड ग्रेड पढ़ेंगे तब सूत्रों की सहायता से अपन सारा काम करेंगे। क्योंकि रीड वालों के लिए केवल ऐसा बेसिक तरीका बताऊंगा कि आप, क्योंकि रीड की भर्ती परीक्षा में एक भी सूत्र नहीं पूछा जाएगा, एक भी। क्योंकि अब से पहले 2011 से लेकर 2020 तक जो रीड भर्ती परीक्षा हुई है उसमें संस्कृत का एक सूत्र भी नहीं पूछा गया कि भाई हलंत्यम नामक सूत्र क्या काम करता है। क्योंकि आपको केवल 15 प्रश्न आएंगे जो सीधे उदाहरण देगा, तो मैं भी सूत्रों में आपको उलझाना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी होती है संस्कृत में कि सम उपसर्ग के साथ में यदि क्री धातु होती है तो वहां सुट आगमन हो जाता है। आगमन का मतलब होता है आना। आगमन का मतलब क्या होगा? आना, किसी दूसरे वर्ण का बीच में आ जाना आगमन कहलाता है। तो यहाँ पर सम उपसर्ग के साथ में किसका आगमन हो गया? सुट का आगमन हो गया। और उसके बाद में क्री धातु, और वो आपका कौन सा प्रत्यय? तत् प्रत्यय। सुट आगमन में ध्यान रखना, चूटू नामक सूत्र जो होता है उससे अपन टे का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। बाकी आपको सूत्र नहीं बताऊंगा मैं, ये तो आ गया कि चूटू से इसका अपन लोप कर देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब डायरेक्ट समझे आप कि टे का भी लोप हो जाता है। लोप का मतलब संस्कृत में होता है किसी वर्ण को हटा देना। लोप का मतलब क्या हुआ? किसी वर्ण को हटाना लोप कहलाता है। किसी अन्य वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है। ये दोनों बात याद रखें। तो यहां से मैंने टे का लोप कर दिया, यहां से मैंने उ का भी क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो अब अपनी स्थिति क्या बन गई? देखो सम उपसर्ग हो गया, यहां अपन ने उ का और टे का लोप कर दिया, तो यहां अपना आधा स बच गया। आगे क्री है अपने पास और उससे आगे क्या है? कत प्रत्यय है। अब यहाँ पर कत प्रत्यय का भी केवल तय शेष बचेगा, क्योंकि कै का लोप हो जाता है। कै का क्या हो जाता है?
लोप हो जाता है। अब सम उपसर्ग में जो मैं होता है उसका अनुस्वार बना देते हैं, आगे आपके पास आधा ही से है और इधर कोई स्वर है नहीं, तो ये आधा का आधा ही लिखा जाएगा। तो अपन ने आधा ऐसा लिख दिया। आगे धातु कौन सी है? क्री। और यहाँ कत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तय। जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि कत में क्या शेष बचेगा? तय। तो इस प्रकार से अपना एक रूप बन गया संस्कृत। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति प्रकृति कैसी है? सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत उसका क्या है? प्रत्यय है। ये वाला यदि ऑप्शन में पूछ लिया जाए आपसे कि संस्कृत की उत्पत्ति क्या है, यानी इसमें क्या क्या है संस्कृत शब्द के अंदर, तो आपको केवल यही बताना है कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है? प्रत्यय है। ये तो बात हो गई इस शब्द की। मैं सूत्रों के अंदर आपको बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि सूत्र अपने को केवल मैं हिंदी के रूप में आपको संस्कृत समझाऊंगा। जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है वैसे संस्कृत को पढ़ो आप। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अब संस्कृत वर्णमाला की। किसकी बात करते हैं? वर्णमाला की। वर्णमाला की हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में बहुत सारे विद्यार्थियों की कंफ्यूज होता है। कुछ बहुत से लोग आपको कहने वाले ये मिलेंगे कि हिंदी आती है तो संस्कृत आ जाएगी। ऐसा गलत है। ये आपके दिमाग से बाहर निकाल दे कि मेरे को संस्कृत आती है, हिंदी आती है तो संस्कृत तो मैं अपने आप कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज संस्कृत में भी अलग अलग है और हिंदी में वो चीज अलग है। चार यानी अपने को क्या होता है कि यदि पेपर जब अपन देखते हैं कि नहीं किसी का, और शुरू के यदि 100 प्रश्नों में से पेपर के 10 शुरुआती प्रश्न यदि अपने को सरल मिल गए तो फिर पेपर को बंद करके और जो परीक्षा देके आए उसको कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल सरल पेपर है। अरे भाई पूरा आगे तो पढ़, आगे हो सकता है बहुत कठिन हो, और परीक्षा देने वाला कह रहा है बहुत कठिन पेपर आया। और शुरू में यदि 10 प्रश्न अपने को कठिन लगे और आगे बिल्कुल सरल है सारे, तो फिर अपन तो शुरू के 10 पढ़ते हैं पेपर में, फिर कह देते हैं यार ये तो बहुत कठिन है, जबकि पेपर देने वाला कह रहा है बहुत सरल है। तो ये स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वही स्थिति ये बता रहा हूं कि जो आदमी ये कहता है कि हिंदी आती है तो संस्कृत आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहला ही चैप्टर अपना वर्णमाला है और वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि में 52 वर्ण बताए गए और यहाँ पर वर्णों की संख्या ध्यान रखना 63 हो सकती है और 64 हो सकती है। बताओ दोनों को समान कैसे करोगे आप? ये पाणिनीय वर्णमाला है, इसमें 63-64 वर्ण माने जाते हैं। संस्कृत के अंदर बहुत 21-22 स्वर भी माने जाते हैं। 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। हिंदी में होते हैं कि नहीं? हिंदी में तो फिक्स है 11, लेकिन संस्कृत में सामान्य रूप से केवल शब्दों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ध्यानपूर्वक पढ़े। यदि कोई आपसे ये कहता है कि हिंदी के हिसाब से संस्कृत कर देना, तो मैं आज ही बता देता हूं, डूब जाओगे, इस भ्रम में मत रह जाना। अब देखो वर्णमाला डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी कि होती क्या है। वर्णमाला में वर्णों का समूह होता है जिसमें स्वर व्यंजन दोनों मिले होते हैं। अपन इस वर्णमाला में 2 भागों में विभक्त कर देंगे। सबसे पहले मोटे तौर पर कितने भागों में? 2 भागों में। एक जिसको अपन कहेंगे अच, क्या कहेंगे? अच। दूसरा होगा हल। दूसरा क्या होगा? हल। पहला अच और दूसरा हल। अब इस अच को ही अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हल को अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हल को अपन क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। वर्णमाला को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक स्वर और एक व्यंजन। अब अपने को पहला पढ़ना क्या है? स्वर पढ़ना है अपने को। तो ध्यान रखना, स्वर पढ़ने के लिए अपन इस वर्णमाला में सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? स्वर से। किससे शुरुआत करेंगे? स्वर से। अब इस स्वर को भी ध्यान रखना कितने भागों में बांटा गया? एक आपका मूल स्वर हो सकता है। कैसा स्वर होता है? मूल स्वर। एक आपका संयुक्त स्वर होता है जिसको संधि स्वर भी कहा जाता है। कैसा स्वर? संधि स्वर भी इसे अपन कह सकते हैं। तो स्वर कितने हो गए? मोटे तौर पर 2 प्रकार के, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर।
यानी स्वरों की कुल संख्या यदि संस्कृत में पूछी जाए तो कितनी बतानी है? 9 बतानी है। सामान्य रूप से पेपर में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि संस्कृत में स्वर होते हैं, तो उसका उत्तर होगा नवधा। यानी संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा और ऐसे लिखा हुआ मिले तो नो कर देना, और संस्कृत में लिखा हुआ मिले तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको नवधा। कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन प्रश्न को यदि थोड़ा सा भी घुमा दे कि आचार्य पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने माने गए हैं, तो उसका उत्तर ध्यान रखना 21/22 होगा। या तो 21 मानेगा या फिर 22 मानेगा। ये 9 जो स्वर के प्रकार हैं वो भी पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में ही बताए गए हैं। 14 जो माहेश्वर सूत्र थे उनमें स्वरों की संख्या केवल 9 है, लेकिन जब वर्णमाला का वर्गीकरण आगे चल करके अपन पढ़ते हैं पाणिनि के अनुसार, तो वहां पर 21 या 22 स्वर मान लिए जाते हैं। तो ये तो शायद आपको नहीं पूछेगा क्योंकि 21-22 स्वर, बाकी टोटल वर्णमाला में प्रश्न पूछा हुआ है। ये कई बार ध्यान रखना कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 63 या फिर 64 वर्ण होते हैं टोटल। और स्वर यदि पूछा जाए तो 21-22 में आपको ध्यान रखना है, मैं लिखाऊंगा आपको। और सामान्य रूप से आप याद रखें कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9। इन 9 को अपन कई भागों में बांटेंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी स्वर के ही प्रकार होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये भी स्वर के ही क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। लेकिन पहला मैं आपको मोटा तरीका बता रहा हूं कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है कि वो किसी से जुड़ा हुआ होगा। मूल का मतलब होता है कि उसमें वो तो खुद ही है अपने आप में, उसमें और कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो मूल जो स्वर है संस्कृत में वो कितने हैं? 5। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। अब देखो मूल स्वर में आता है ए, ई, उ, री और लरी। अब देखो जो हिंदी संस्कृत को बराबर मानने वाले हैं उनसे ये पूछना कि लरी होता है क्या हिंदी में, क्योंकि लरी को हिंदी में काउंट नहीं किया गया है। उनमें तो मूल स्वर कितने बताएंगे आपको? 3 बताएंगे। यानी री को भी बाद में काउंट किया, पहले तो 3 ही मानते थे हिंदी वाले, लेकिन अपन संस्कृत की क्लास है तो संस्कृत के अनुसार चले। अपना री भी संस्कृत में क्या होता है? एक स्वर होता है, और ये कैसा स्वर होता है? मूल स्वर होता है। तो हिंदी संस्कृत के अंदर 5 मूल स्वर होते हैं और 4 संधि स्वर होते हैं, जिनको अपन संधि स्वर भी कह सकते हैं और संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। अब इनमें क्या क्या आएगा? देखो ए, ओ, आई, औ, ये आपका क्या हो गया? संयुक्त स्वर। सबसे बड़ी बात ये है, ध्यान रखना कि आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त जो स्वर होता है, कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर, उसका क्रम क्या है? उसका क्या है? क्रम क्या है संस्कृत में? तो मैंने भी यही पढ़ा और आपने भी यही पढ़ा है कि अपन सबने ये पढ़ा, ए के बाद में आई आता है, ओ के बाद में अब आता है। बताओ ये पढ़ा कि नहीं? और संस्कृत में ये पूछा जाता है, अंतस्थ वर्ण य व र ल होता है, उसका क्रम पूछ लिया जाता है। ऊष्म वर्ण का क्रम पूछ लिया जाता है संस्कृत में, और संस्कृत के अंदर संयुक्त स्वर का भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो बताओ, मैंने यदि आपसे 2 ऑप्शन दिए और प्रश्न मेरा ये है कि संयुक्त स्वर का सही क्रम क्या है, ए ऑप्शन ये है और बी ऑप्शन ये है, तो बताओ आपने सबने ऐसा ही पढ़ा है कि ए के बाद में अय आता है और ओ के बाद में अब आता है, तो अपन तो इसी को करेंगे ना सही। लेकिन ये ध्यान रखना संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये आपका संयुक्त संधि जो स्वर है उनका क्रम बिल्कुल क्या है? गलत है, और आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपको मानना है कि संयुक्त स्वर होते हैं, उनका सही क्रम होता है ए के बाद में ओ आता है और आई के बाद में अब आता है।
अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों होता है, अपन तो ये पढ़ा है अपन ने तो आज तक। यदि अपन इसको सही उत्तर मान लेते हैं तो ध्यान रखना, फिर पाणिनि के द्वारा जो माहेश्वर सूत्र लिखे गए उनका क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में संयुक्त स्वर का क्रम यही है, ये कोई क्रम नहीं है। सूत्र में ए के बाद में अव आएगा और ऐ के बाद में अव आएगा, इसलिए अपने को इनको संयुक्त स्वरों को का जो क्रम है वो ये याद रखना है। अब आप कहोगे साहब इनको संयुक्त क्यों कह रहे हो, तो इसलिए अपन ने संयुक्त कहा कि ए में यदि अपन ई मिलाएंगे तो अपना क्या बनता है ए, तो बताओ दो स्वरों से मिलकर के बना नहीं, इसलिए अपन ने क्या कह दिया संयुक्त। उसी प्रकार से ओ को देख लो कि ए में अपन उ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है ओ बन जाता है, तो ये भी संयुक्त और ये भी इसी प्रकार से दोनों बनेंगे। तो पहला आपको क्या बताया गया कि संस्कृत में मोटे तौर पर स्वर को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर पूछे तो 5 और संयुक्त स्वर पूछे तो 4, टोटल स्वर पूछे तो 9 होते हैं। पाणिनि यदि प्रश्न में जुड़ा हुआ है तो फिर 21 या 22 होगा। पाणिनि वर्णमाला के अनुसार यदि आपसे पूछा जा रहा है स्वर की संख्या तो एक कहविंशति व द्वाविंशति, ऐसा आपको उत्तर वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि 21 या 22 मिलेगा। उसके बाद में स्वर के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो आपको मैं अभी खोल करके बता देता हूं कि स्वर के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अब देखो ये अपना मान लीजिए स्वर है, क्या है ये स्वर, बहुत अच्छी तरीके से सामान्य भाषा में समझा रहा हूं आपको। स्वर का मैंने पहला जो प्रकार बताया कि यानी स्वर के में यहाँ लिख दिया प्रकार कैसे कैसे बांट सकते हैं। पहला मैंने लिखा एक अपना हो सकता है मूल स्वर, दूसरा अपना प्रकार हो सकता है संयुक्त स्वर, ये पहला प्रकार हो गया संयुक्त स्वर, पहला प्रकार हो गया। उसके बाद में अपना जो दूसरा प्रकार आएगा वो होगा स्वर का कि पहला हो सकता है ऋस्व स्वर हो सकता है, एक अपना दीर्घ स्वर हो सकता है, दीर्घ स्वर हो सकता है, और तीसरा अपना प्लुत स्वर हो सकता है, प्लुत स्वर हो सकता है, ये तीसरा प्रकार हो गया। उसके बाद में अपना जो तीसरा प्रकार आएगा वो आएगा कि स्वर में एक स्वर उदात्त हो सकता है, यानी कि उदात्त स्वर, एक स्वर आपका अनुदात हो सकता है, अनुदात स्वर हो सकता है, और एक स्वर अपना हो सकता है स्वरित स्वर। कौन सा स्वर? स्वरित स्वर। इनके अलावा स्वर में ध्यान रखना चौथा प्रकार हो सकता है कि स्वर एक अल्प प्राण हो सकता है, क्या हो सकता है? अल्प प्राण हो सकता है। एक ध्यान रखना घोष वर्ण भी हो सकता है। तो अपने को अल्प प्राण फिर भी अपन बाद में चल करके पढ़ेंगे, लेकिन जब अपन स्वर पढ़ रहे हैं तो अपने को इन तीनों का मालूम होना चाहिए कि स्वर पहले अपन पढ़ेंगे कि स्वर कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो देख लिया, 1, 2 और 3 प्रकार अपन ने बताया। अब इन्हीं का वर्गीकरण पढ़ना है और फिर अपन देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न स्वर से संबंधित अपना गलत कैसे हो सकता है। यहीं पर उच्चारण स्थान आ जाएगा, जब ये पढ़ेंगे अपन तो उच्चारण स्थान भी इसमें बता दिया जाएगा। लास्ट में आपको सूत्र के माध्यम से स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान भी बताए जाएंगे। वो सारणी होगी जो लास्ट फाइनल होगी, बिल्कुल शॉर्ट, उससे पहले अपन खोल करके पढ़ लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों के मान लो सूत्र याद ही नहीं हो तो वो इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। पहला प्रकार अपन ने बताया कि मूल स्वर हो सकता है और संयुक्त स्वर हो सकता है। मूल स्वर की संख्या 5, संयुक्त स्वर की संख्या 4 हो सकती है। उसके बाद में होता है कि एक ऋस्व स्वर हो सकता है, एक दीर्घ स्वर हो सकता है और एक प्लुत स्वर हो सकता है। अब ये क्या क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ।
ऋस्व स्वर का मतलब हो गया कि आपके पास ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए। ये लघु स्वर है। कैसा स्वर है? लघु। ऋस्व को अपन लघु भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। लघु का मतलब छोटा, ऋस्व का मतलब भी क्या है? छोटा। तो ऋस्व स्वर का जो प्रकार है वो क्या है बताओ? ए। दीर्घ स्वर का प्रकार क्या हो जाएगा? दीर्घ यानी बड़ा, यानी ऐसे बड़ा, तो क्या होगा? आ। और प्लुत जो होता है, प्लुत स्वर का लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। जब वैदिक संस्कृत चलती थी पहले, तो उस वैदिक संस्कृत में इस प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत किया जाता था। अब प्लुत के लिए आप एक ही बात ध्यान रखिए, जिसको भी प्लुत बनाना है कि प्लुत होता क्या है, तो मैंने जो ऋस्व स्वर है उसको लिख दिया ए, ये ऋस्व हो गया। और इसमें मैं हिंदी का 3 लिख दूंगा ऐसे, क्योंकि 3 ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में। तो ये पहचान किसकी हो गई? हिंदी के 3 की। ये याद रखिए, जैसे मेरे को ई को प्लुत बनाना है तो इसके साथ में ये जोड़ दूंगा ऐसा। अब मेरे से यदि कोई भी पूछेगा कि ये क्या है, तो ये प्लुत ई स्वर है। प्लुत ई क्या है? स्वर है। तो ये 3 प्रकार हो गए, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि साहब ये 3 आपने लगा क्यों दिया? देखो, ये मूल स्वर है ए, इससे 2 गुना समय किसमें लगे? दीर्घ में। यानी ऋस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय जिसमें लगता है वो स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ। और फिर यहीं से चलना कि ऋस्व स्वर के उच्चारण से जिसमें 3 गुना अधिक समय लगे वो स्वर कहलाता है प्लुत। क्या कहलाता है? प्लुत। इसीलिए इसमें कितना गुना समय लग रहा है ऋस्व से? 3 गुना। तो अपन ने हिंदी का क्या लिख दिया? 3। ये हिंदी का 3 है। ऐसे हिंदी का क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है। और इसके पास में ए लिख दूंगा तो ये आपका ए प्लुत स्वर बन चुका है। तो ऋस्व दीर्घ प्लुत की पहचान बता दी, मूल स्वर संयुक्त स्वर मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है किसकी? उद्दात, अनुदात और सवरित की। उद्दात, अनुदात और सवरित क्या होता है ये बताएंगे अब आपको। उद्दात, अनुदात, सवरित में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए इस बात का। ये अपना उद्दात स्वर है, ये अपना अनुदात स्वर है और ये अपना सवरित स्वर है। सवरित का मतलब तो समझ ले कि उद्दात और अनुदात का मिश्रण रूप है। उद्दात और अनुदात का क्या है? मिश्रण रूप क्या कहलाएगा? सवरित कहलाएगा। अब ध्यान रखना, इनके 2-2 प्रकार हो सकते हैं प्रत्येक के। कितने प्रकार हो सकते हैं? 2-2 प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार हो गया अनुनासिक, अनुनासिक स्वर हो सकता है, और एक हो गया निरअनुनासिक, निरअनुनासिक। इसी प्रकार से इसके भी वही 2 भेद हो जाएंगे और इसके भी वही 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और निरअनुनासिक। किसे कहेंगे? जैसे ए है, ये क्या है? निरअनुनासिक है, इसमें नाक की कोई सहायता नहीं ली जा रही। लेकिन मैं इसी को ऐसा लिख दूंगा तो ए बोलेंगे इसको, तो उसमें नाक की क्या ली जाएगी? सहायता। जिसको नाक की सहायता से बोलेंगे वो अनुनासिक होगा, और जिसको नाक की सहायता बिना ही बोल दिया जाता है वो निरअनुनासिक या अनअनुनासिक वर्ण कहलाता है, चाहे वो स्वर हो भी और चाहे वो व्यंजन हो। अब देखो, उद्दात, अनुदात और सवरित। सवरित की को लीजिए अपना ऋस्व हो गया, ऋस्व स्वर। दूसरा अपना हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा अपना हो गया सवरित स्वर। सबसे पहले अपने को ये लिखना है ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और सवरित स्वर। इसमें सब कुछ आ जाएगा। और यहां पर अपन अब इसके भेद करेंगे। देखो, ये हो गया अनुदात, वो उदात, क्या हुआ? उदात। मैं फिर इसी को लिखूंगा उदात, फिर मैं लिखूंगा अनुदात, अनुदात, फिर एक बार अनुदात को लिखना है मेरे को अनुदात, और फिर मेरे को लिखना है सवरित, और फिर मेरे को एक बार लिखना है सवरित।
ये बात यदि समझ में आ गई तो मान लेना फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऋस्व स्वर के कितने भेद हो गए, मैं आपको कुल मिलाकर के यहाँ 132 स्वर बताने वाला हूं। संस्कृत में कितने होते हैं, 9 हुए, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 हुए स्वर, ध्यान रखना। उसके बाद में स्वर हुए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22, और यदि पूरा खोल करके अपन बताएंगे तो फिर कितने आ जाएंगे, 132 स्वर आ जाएंगे, जो मैं अभी आपको गिनाने वाला हूं। अब देखो बात आती है कि ऋस्व क्या क्या होते हैं, ऋस्व क्या क्या होते हैं। अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि भाई ये तो गुरुजी हम जानते हैं, ऋस्व दीर्घ स्वरित, ये तो अपन ने पढ़ा है, स्वरित नहीं, यहाँ आएगा प्लुत, क्या आएगा, प्लुत। कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये तो हम जानते हैं कि ऋस्व छोटा होता है, दीर्घ उससे बड़ा होता है, और प्लुत उससे भी क्या होता है, बड़ा। ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने ये क्या लिख दिया, तो ये भी प्रत्येक स्वर के भाग है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये उदात्त उदात्त 2 बार कैसे आ गया, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक उदात्त अनुनासिक हो सकता है, कैसा हो सकता है, अनुनासिक हो सकता है, और एक हो सकता है निरअनुनासिक, निरअनुनासिक हो गया ऐसा। उसी प्रकार से यहाँ पर उदात्त एक बार अनुनासिक होगा और एक बार होगा निरअनुनासिक, स्वरित भी एक बार क्या होगा, अनुनासिक, और एक बार होगा निरअनुनासिक, एक बार क्या होगा, निरअनुनासिक। अब बात आती है अपने पास 9 को लिखना है, यहां पर मैं इसको मिटान देता हूं। अपने 9 स्वर में आता है ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये कितने हो गए आपके, टोटल 9 हो गए। अब इन्हीं का तो वर्गीकरण करना है अपने को, इन्हीं स्वरों का वर्गीकरण इधर करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भी ऋस्व में कौन कौन आते हैं, ऋस्व में कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखना ये 5 ऋस्व माने जाते हैं। आपने बताया था कि सब 5 क्या होते हैं, ऋस्व होते हैं। तो ये 5 अपन यहां लिख देंगे, ए, ई और उ, री और ली, ये ऋस्व हो गए, नहीं बताओ। अब इसका देखो इसमें कितने प्रकार हो जाएंगे कि ए है, ऋस्व स्वर है कि नहीं बताओ, ए कैसा स्वर है, एक से समझा रहा हूं अभी मैं आपको। ए ऋस्व है सबसे पहले, है कि नहीं, उसके बाद में ए ऋस्व है, तो ए को अपन 2 बार लिख सकते हैं, नहीं, एक बार ये उदात्त हो सकता है, ऋस्व उदात्त भी होता है, ऋस्व अनुदात्त भी होता है, और ऋस्व ए स्वरित भी होता है। यानी जो अपना ए है वो ऋस्व तो होता ही है, उसको अपन ए को उदात्त के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुदात्त के रूप में भी लिख सकते हैं, और स्वरित के रूप में भी लिख सकते हैं, तीनों में लिख सकते हैं। अब यदि इस ऋस्व ए को अपन तीनों में लिख सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में, तो उदात्त अनुनासिक भी हो सकता है, उदात्त निरअनुनासिक भी हो सकता है, और एक बार अनुदात्त अनुनासिक होगा, एक बार अनुदात्त निरअनुनासिक होगा, एक बार स्वरित अनुनासिक होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, स्वरित निरअनुनासिक। तो बताओ कितने प्रकार हुए, 1 2 3 4 5 6, बताओ 6 प्रकार हो गए कि नहीं। ए ऋस्व के कितने प्रकार हुए, 6। तो ए ध्यान रखना दीर्घ में भी आता है, इसके भी कितने प्रकार हो जाएंगे, इसी प्रकार से 6। और ए यहाँ भी आता है प्लुत में भी, तो ये इसके भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 6। यानी ये जो ऋस्व ए के मैंने 6 प्रकार समझाए, उसी प्रकार से दीर्घ के भी कितने प्रकार होंगे, ए में 6 ही होंगे, और इधर भी कितने होंगे, 6। अब आपसे एग्जाम में पूछा है 6 6 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ए के कितने प्रकार हैं। 2 प्रश्न में समझा देता हूं। पहला प्रश्न है कि ए के कितने प्रकार हैं, कितने क्या हैं प्रकार, तो उसमें मान लीजिए ऑप्शन आ जाए 6 12 18 और 20।
तो आपको ए के प्रकार पूछ रहा है, किसके प्रकार पूछ रहा है, ए के। तो उस स्थिति में ए के प्रकार कितने बताने हैं अपने को, 18 बताने हैं। और यदि परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाए, ऐसा लिखा हुआ कि अत के कितने प्रकार हैं, अत के कितने क्या हैं, प्रकार हैं, और ऑप्शन हो या गए 6, 12, 18 और 20, तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, 6 होगा। फिर अपना उत्तर क्या होगा, 6 होगा। यही संस्कृत में फर्क है, यहाँ ए पूछा और यहाँ क्या पूछा, अत। तो ए पूछ रहा है तो उसके तीनों ऋस्व, दीर्घ और प्लुत को जोड़कर पूछा, तो ऋस्व के 6, प्लुत के 6 और दीर्घ के भी 6, तो 18 अपन ने बताया। लेकिन अत का मतलब केवल ए ऋस्व पूछ रहा है, अत का मतलब ए ऋस्व पूछ रहा है, इसलिए इसके भेद कितने हो गए, 6। इससे अगला जो आएगा ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके, मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अभी केवल मैंने स्वर के संबंध में बताया है और स्वर अभी पूरा नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। 132 स्वर आपको काउंट भी करवाए जाएंगे अलग अलग, और उसके बाद में स्वर का उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण होते हैं, घोष अघोष वर्ण कौन कौन से स्वर होते हैं, वो सारा नेक्स्ट क्लास में आपको स्वर का बताया जाएगा। तो अपने इस आरके एजुकेशन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको अधिक से अधिक लोगों के पास भेज करके लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।